नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं सुरेंद्र मेहता जी के साथ कि अगले हफ्ते क्या सोने चांदी के भाव में गिरावट आएगी या ये तेजी जारी रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दे दूं। मेहता जी, आपको भी दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेहता जी, आपके लिए हमको धमकियां मिलने लगी है कि आपके वीडियो नहीं देखेंगे अगर मेहता जी को नहीं लाएंगे तो। नहीं, ये तो लोगों का प्यार है। आ, और अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। लोग इतना सारा कमेंट कर रहे हैं। आ, बहुत अच्छा लगता है। कई बार कई कमेंट पढ़ के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। जी मेहता जी, मुझे तो डर लगता है कई लोग मुझे किडनैप करके ना ले जाएं कि मेहता जी को लेकर आओ। चलिए। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। हम मैं तो आप यदि ज्वेलर्स भाई बंधु कोई छोटे छोटे 100 200 300 लोगों के सेमिनार ऑर्गेनाइज अगर करना चाहते हैं और मुझे बुलाना चाहते हैं तो वहां पर तो मैं वहां जाने को भी तैयार हूँ। ये मेहता जी, शुरुआत करते हैं। शुरू में एक दिन गिरावट आई हफ्ते के दौरान और फिर आखिरी में जाते जाते 2 दिन लगातार तेजी रही। तो पिछले हफ्ते के असेसमेंट कैसा रहा मेहता जी आपका? देखिए, मैंने पिछले हफ्ते एक चीज क्लियरली कही थी इंटरव्यू में कि सब कुछ वॉर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब फेड इंटरेस्ट रेट का जो कट का कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो मैंने मैंने क्लियरली ये कहा था कि सब कुछ वॉर के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और वैसा ही हुआ। मैंने एक सपोर्ट लेवल बताया था, 2601 लेवल का एक सपोर्ट लेवल होगा। तो 2601 की जगह 2605 पे एक सपोर्ट बना। तेजी अ, बहुत ज्यादा नहीं आई, और बहुत ज्यादा इसलिए नहीं आई कि वॉर आगे जाके एस्केलेट नहीं हुआ। तो मैंने तेजी के 2 पॉइंट बताए थे कि यदि वॉर बहुत बढ़ता है तो $2700 को क्रॉस करेगा और $2732 तक जाएगा। और अगर वॉर एस्केलेट नहीं हुआ तो ये $2690 उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो $2690 को भी वो तोड़ नहीं सका। या मुझे लगता है कि जब तक वॉर एस्केलेट नहीं होता, यूएस में इलेक्शंस पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है अगले महीने, तो मुझे लगता है ये तब तक पूरा जो गोल्ड है वो रेंज बाउंड ही रहेगा। और वॉर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वॉर बंद हो गया। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, सामने से भी अटैक हो रहा है। तो लेकिन हम इसको फुल फ्लेजेड वॉर नहीं कह सकते। ये एक कंट्री दूसरे पे अटैक करती है, आमने सामने कोई अटैक अभी तक नहीं हो रहा है, कोई तीसरी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो मार्केट उस दिन गिरा था, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट के जो डेटा थे, जो एम्प्लॉयमेंट यूएस के डेटा थे, वो फेवरेबल नहीं थे गोल्ड के। चाइना ने 5वें महीने में कंसिक्यूटिवली गोल्ड की बाइंग नहीं की। डॉलर इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहा था। फेड अब 0.25% इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है। बॉन्ड यील्ड गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा था। जो लास्ट फ्राइडे के दिन अचानक से हमने एक तेजी आती हुई देखी। मैं उस तेजी को थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकआउट मानता हूं। मुझे लगता है कि कॉशियस अभी भी रहने की जरूरत है, और जब तक यूएस में इलेक्शन नहीं होता तब तक मार्केट इसी तरह से मूव करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेहता जी, अगले हफ्ते की बात करें वहां पर तो आपको क्या लग रहा है कि क्या गिरावट की संभावना है या एक रेंज बाउंड ही रहेगा जैसा आप कह रहे हैं? क्या कुछ है सोने को लेकर आपके अगले हफ्ते की रेंज? देखिए, मेरी रेंज इस बार थोड़ी ज्यादा बड़ी है। यदि वॉर होता है, वॉर और आगे बढ़ता है, तो हमें $2710 का, $2710 का अंतरराष्ट्रीय स्पॉट मार्केट में एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। लेकिन वॉर एस्केलेट नहीं होता है तो गोल्ड $2568 तक भी नीचे जा सकता है। तो आपको दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि ये रेंज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखिए लगभग $140 की रेंज है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो एक सपोर्ट लेवल 73,800 पर बनेगा, और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 77,900 रुपीज पर बनेगा।
और भारतीय बाजारों के अंदर अंतरराष्ट्रीय बाजार को लेकर ही मूवमेंट आएगा। कोई भारतीय बाजारों में कोई मूवमेंट मेजर आने वाला नहीं है, लेकिन कॉशियस अप्रोच। आप यूएस न्यूज पर ध्यान रखिए, वॉर न्यूज पर ध्यान रखिए, और उसके बाद ही किसी प्रकार की ट्रेडिंग करने की मैं सलाह देता हूँ। छोटे छोटे से स्टेप ट्रेडिंग कीजिए। अगर कोई ट्रेडिंग करना भी चाहता है, 200-300 पॉइंट के ऊपर का कोई जजमेंट मत लीजिए, उसके ऊपर का बड़ा कॉल लेने की या पोजिशनल कॉल लेने का ये वक्त नहीं है। आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट होना और एंट्री होना ज्यादा अक्लमंद। मेहता जी, चांदी को कैसे देख रहे हैं अगले हफ्ते? देखिए, चांदी ने एक ब्रेकआउट किया था इसके पिछले हफ्ते $32.96 पे, लेकिन इस हफ्ते चांदी ब्रेकआउट नहीं कर पाई। ऐसा अनुमान था कि $33.5 तक ये चांदी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त चांदी को और देना पड़ेगा हमें, क्योंकि चांदी का फुल ब्रेकआउट हुआ नहीं है। जैसे ही थोड़ी सी चांदी ऊपर जाती है तो बड़ी बिकवाली आती है। शायद इसी वजह से चांदी में जो आ, एक $33 का ब्रेकआउट आना चाहिए, $33.5 का, वो ब्रेकआउट नहीं आ रहा। मेरा अब भी मानना है कि इस हफ्ते भी चांदी $33 को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल 32.96 या $99 तक रह सकती है, जो भारतीय बाजारों के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस लेवल 94,800 के आसपास रह सकता है। और सपोर्ट लेवल काफी नीचे है चांदी का, $29.16। मतलब चांदी नीचे फिसल कर 84,800 रुपीज तक जा सकती है। मैं वापस रिपीट कर दूं, चांदी में एक और ब्रेकआउट, जो नया ब्रेकआउट $33.5 का जो हम मानते हैं तेजी के लिए जरूरी है, उसके पहले एक चांदी वापस वापस एक बार करेक्शन मोड में जा सकती है, क्योंकि चांदी को वो सपोर्ट नहीं मिला जो पिछले हफ्ते मिलना चाहिए। फेस्टिवल सीजन है मेहता जी, दशहरा, फिर दिवाली, फिर शादी। तो चूंकि आप तो वहाँ जवेरी बाजार में होते हैं, और पूरे भारत के सबसे बड़े, जो जिसको कहते हैं सोने के बाजार में से एक है जवेरी बाजार, तो वहाँ क्या कुछ डिमांड दिखाई दे रही है? क्या भाव बढ़ने का कुछ असर है क्या वहां पर? देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारे जो सर्वे हमें इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो टायर 2 सिटी है, टायर 3 सिटी में अच्छी ग्राहकी, और बल्कि टायर 1 सिटी में इतनी अच्छी ग्राहकी नहीं है। टायर 2 सिटी में जो गांवों की ग्राहकी है, वो बहुत ही बेहतरीन ग्राहकी है। जो फेस्टिवल को लेके गांव वाले शहरों के अंदर आते हैं, वहां पे अच्छी ग्राहकी है। यदि आप बॉम्बे की बात करें तो हमारे बॉम्बे के आसपास कोई अब गांव बचे नहीं। तो यदि आप ये देखेंगे कि मेरे हिसाब से ग्राहकी शायद विरार के कुछ ज्वेलर के पास बेहतर होगी बनिस्बत के बॉम्बे के ज्वेलर के पास में, क्योंकि वहां पे आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो डेफिनेटली वहां पर खरीदी करने आते हैं। मैं पिछले हफ्ते भी आउट ऑफ स्टेशन था। मैं लगातार सारी ट्रिप्स कर रहा हूँ, अलग अलग सिटी में जा रहा हूँ। तो मैंने यही देखा है कि जो भी शहर जिनके आसपास गांव है, तो गांवों की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो रही है, तो वहां से बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। मेहता जी, जो खरीदारी की आपने बात की, तो हाल ही में आईबीजे ने एक इब्जा वेरीफाइड टैग भी लॉन्च किया है। तो ये क्या है, और ज्वेलर्स या आम लोग कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, या क्या चीज है, वो थोड़ा आप हमें समझाइए। देखिए, ये जो इब्जा वेरीफाइड टैग है, ये हम उस ज्वेलर को देते हैं जो लीगल, ऑथेंटिक, जेन्यून और ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता है। इसकी एक प्रक्रिया है, और 1 साल के लिए टैग दिया जाता है और वापस ज्वेलर को रिन्यू करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इब्जा अपने मेंबर्स को देता है ये टैग। एक पूरा उनके सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। उनकी मार्केट क्रेडिट वर्दीनेस को वेरीफाई किया जाता है। बहुत सारे इसके अंदर कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट है, गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट है। आप कितना टैक्स भरते हैं, आपकी नेटवर्थ कितनी है, आप
आपका टर्नओवर कितना है, आप जीएसटी का कंप्लायंस कैसे करते हैं, इनकम टैक्स का कंप्लायंस कैसे करते हैं, आपके ऑफिस में कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसी है। तो इन सारी चीजों के बाद में ये दिया जाता है। तो और एक पूरी कमिटी है इसको डिसाइड करती है। थोड़ी सी कंबरसम प्रक्रिया है, थोड़ी डिफिकल्ट प्रक्रिया होती है, लेकिन एक बार यदि उसको ये टैग मिल जाता है तो मेरे ख्याल से एक कस्टमर आश्वस्त हो सकता है कि जो वो जिस इब्जा वेरीफाइड टैग होल्डर से ज्वेलरी खरीद रहा है या बुलियन खरीद रहा है, वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं। ये इतना हम जरूर कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मेहता जी? जी बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा है और वापस रिपीट कर देता हूं, मैं इस प्रकार की कोई ट्रेडिंग करता नहीं हूं। और दूसरा, आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य ले कोई भी ट्रेडिंग करने के पहले। आप अपनी इन्वेंट्री को सुरक्षित रखें, हेजिंग का माध्यम अपनाएं, नेकेड ट्रेडिंग ना करें, अपनी पोजीशन को ओपन ना रखें और बिना स्टॉप लॉस लगाकर बिल्कुल भी काम ना करें। और बहुत ही सोच समझ के अपनी रिस्क को हमेशा इवेल्युएट करते रहे कि हर स्टेप पर उनका, हर ट्रेड में, हर दिन, हर घंटे में उनका क्या रिस्क है। जी दोस्तों, यहाँ मैं भी यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि मैं भी कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। और अगर आप कोई भी खरीदारी बिकवाली कुछ भी कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिए। धन्यवाद मेहता जी, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद।